कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक पोर्शन देखेंगे जो कहीं ना कहीं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों को ही टच करता है। और तीनों को टच करने के बावजूद भी हम उसको अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका वेटेज एग्जाम में हमें प्राचीन काल, मध्यकाल की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है। और इसलिए हम उसके लिए अलग ही रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। कला एवं संस्कृति के विषय में आज हम ओवरव्यू ले लेंगे। हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, और इसके माध्यम से किस प्रकार से प्राचीन काल, मध्यकाल का अपने आप रिवीजन हो जाता है और किस प्रकार से हम उस समय के समाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो कला एवं संस्कृति एक टॉपिक है हम आपका, कला एवं संस्कृति, जिसे हमें पढ़ना है। लगभग 15 लेक्चर होंगे आपके इसमें, और इन 15 लेक्चर में हमें इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम कि भैया किस प्रकार से इसको पढ़े। तो कला एवं संस्कृति में हमें सबसे पहले ये देखना है हमें क्यों पढ़ना है। कला एवं संस्कृति क्यों पढ़ना है, ये बात आपको समझ में जब आ गई तो आपको बहुत सारे मेंस के पेपर अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, ये प्रश्न रहते हैं हमें। क्योंकि इस एग्जाम में आगे निकलना है तो अनुभव को तो साथ में लेना ही पड़ेगा, और वो अनुभव कैसे पढ़ने वाले वो आप समझने की कोशिश करें। क्यों पढ़ना है तो आप यहां पर क्लियर करिए कि भारत में जो सिविल सेवक है, अर्थात आईएएस, आईपीएस और उसके नीचे के जितने भी पोस्ट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के रहे, सब जगह पर कला एवं संस्कृति के महत्व को बढ़ा दी गई। और बढ़ाने का उद्देश्य है कि भारत को, पहला उद्देश्य अगर मुझे दिखाई देता है, पहला कि भारत में अगर कोई सेवक जो सिविल सर्विस से संबंधित है वो पूरे भारत में अगर कार्य करता है और भारत के किसी एक क्षेत्र में जाकर कार्य करता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, वो नागालैंड जाकर काम कर रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, तेलंगाना जाकर काम कर रहा हो, या तमिलनाडु जाकर काम कर रहा हो, आंध्र जाकर काम कर रहा हो, महाराष्ट्र जाकर काम कर रहा हो, हिमाचल प्रदेश जाकर काम कर रहा हो, कश्मीर जाकर काम कर रहा हो, तो उसे पूरे भारत की संस्कृति के विषय में नॉलेज होना चाहिए। बस जब भारत की संस्कृति के विषय में नॉलेज होगा तो एक शब्द आता है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, जिसे कहा जाता है अभिवृत्ति। तो वो अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचारधारा के विषय में सकारात्मक अथवा नकारात्मकता, इसी को कहा जाता है एटीट्यूड या अभिवृत्ति। ये अभिवृत्ति फिर हमारी सकारात्मक होते जाती है, हमारी अभिवृत्ति बनती है, हमारे मूल्य बनते हैं, अर्थात जिसे वैल्यू बनते कहते हैं, हमारी विचारधारा बनती है। और इसके माध्यम से शासन करना बहुत अधिक आसान हो जाता है, समाज को समझना बहुत अधिक आसान हो जाता है। जब व्यक्ति समाज को समझ जाता है, सिविल सेवक खासकर, तो उसकी प्रायिकता सफल होने की अपने क्षेत्र में अधिक हो जाती है। क्योंकि हम जिस राज्य का निर्माण करना चाहते हैं वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और उस लोक कल्याणकारी राज्य में जरूरी है कि भैया सिविल सेवक उन लोक कल्याण के लिए राज्य का जो निर्माण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए जरूरी है कि वो जनता के प्रति समर्पित रहे, और जनता के प्रति तब समर्पित रहेगा जब उसका एटीट्यूड कैसा हो, सकारात्मक हो। और एटीट्यूड में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है कला एवं संस्कृति। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भैया हमें लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में पढ़ना है, और लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में पढ़ना है और उसको समझना है, और एक अच्छा सिविल सेवक बनाना है जिसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कला एवं संस्कृति के विषय में पूछा जाएगा कि भैया हाँ, उसको पता होना चाहिए थोड़ा सा भी नॉलेज। और इसीलिए कला एवं संस्कृति को नए सिलेबस के आधार पर बहुत अधिक महत्व दिया गया। और जब बहुत अधिक महत्व दिया गया तो कला एवं संस्कृति प्राचीन काल में भी थी, मध्यकाल में भी थी, आधुनिक काल में भी है। तो भैया प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में सब जगह पर है, परंतु हर चीज के पढ़ने के लास्ट में, हर चीज के पढ़ने के बाद लास्ट में
जो हड़प्पा सभ्यता तो उसके लास्ट में आपको कला एवं संस्कृति पढ़ने को मौका मिलेगा, गुप्त काल तो लास्ट में मौका मिलेगा, हर्ष काल तो लास्ट में मौका मिलेगा, मुगल काल तो लास्ट में मौका मिलेगा। तो भैया कहीं ना कहीं बच्चा आते आते छूट जाता था उसका पढ़ना, और इसके कारण कला एवं संस्कृति के कारण जिसके वेटेज बहुत अधिक ज्यादा था वो उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाता था। इसलिए हमें उस संस्कृति के क्षेत्र को, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र को, जो एग्जामिनर भी बहुत अधिक वेटेज दे रहा है, हम उसे वेटेज देते हुए अलग ही पार्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा पढ़ने का कारण, क्यों पढ़। अब बात आती है हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंटों को पढ़ना। गिनती अगर उंगलियों पे गिना दूंगा तो उंगलियों पे गिन जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, पहले कला किसे कहा जाता है, दूसरा संस्कृति किसे कहा जाता है। ये दो चीजों को हमें पढ़ना है। कला एवं संस्कृति किसे कहा जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले कई सारे बिंदु। ये बनती कैसी, तो ये बनती है स्थापत्य से। हमें स्थापत्य काल देखना है। स्थापत्य मतलब इमारतें वगैरह बनना, मंदिर मस्जिद का बनना, ये जो रहता है ये स्थापत्य प्राचीन काल से लेकर अभी तक चलते हैं। तो हर काल में किस प्रकार से चेंजेस आते चले, मंदिर बनने में किस प्रकार से चेंजेस आते चले, मस्जिद में किस प्रकार से निर्माण कार्य होता है, कौन सा जो अंग रहता है मस्जिद का वो महत्वपूर्ण रहता है, उन सब बातों को पढ़ेंगे। इसी के बाद में मूर्ति कला को हम पढ़ेंगे। मूर्तियां बनती हैं, पत्थरों की बनती है, कई सारे पत्थरों की बनती है, पर कभी कभार उसकी विषय वस्तु बदल जाती है। कहीं कहीं पर पत्थरों की जगह पर धातुओं की बनती है। धातुओं की कब बनने लगी इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका महत्व किस प्रकार से था हम उसके बारे में पढ़ेंगे, किस वंश के समय में पत्थरों की मूर्ति का महत्व रहा इस बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मूर्तिकला पढ़ने को मौका मिलेगा। जब मूर्तिकला पढ़ोगे तो आपको एक और कला पढ़ने की जरूरत रहेगी जिसका नाम है चित्रकला। चित्रकला बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्राचीन काल लेकर जाएंगे और प्राचीन काल में आपको प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। उस प्रागैतिहासिक काल में हमें प्राचीन काल को लिखने के लिए कुछ भी चीजें नहीं मिली, स्रोत कुछ भी नहीं, केवल और केवल चित्रों के माध्यम से, जो चित्र उस समय में मानव ने बनाए उन चित्रों के माध्यम से ही हमें पता लगा सके कि उस समय में समाज का निर्माण हुआ था, कबीले का निर्माण हुआ था कि राज्य का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से शिकार करते थे, जीवन यापन करने की पद्धति कैसी थी, अकेले थी कि झुंड में थी क्या, ये सब हमें चित्रकला से ही पता चला। चित्रकला के अंदर जो वस्तुओं को उपयोग किया जाता है, अगर नारियों का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, नारियों को ज्यादा चित्रित किया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से समाज में नारी का महत्व ज्यादा होगा। तो हम इसके माध्यम से उस समय के समाज का वर्णन कर पाते हैं। अगर मान के चलो बहुत अधिक अच्छे रंगों का प्रयोग किया गया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जड़त्व का काम किया गया, कहीं ना कहीं पत्थरों को जड़ने का काम किया, तो मतलब पैसा ज्यादा होगा, धन दौलत ज्यादा होगी, तो मतलब उस समय का समाज जो होगा, उस समय का शासन होगा, वो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बड़े साम्राज्य को लिए होगा। ये बात हमें समझ में आती कहाँ से, चित्रकला से। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये जब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है तो उसके बाद में आता है नृत्य। नृत्य कई सारे प्रकार के, लोक नृत्य और एक रहता है शास्त्रीय नृत्य। हम दोनों चीज को देखने की कोशिश करें, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इसी के बाद में नृत्य का क्यों महत्व है ये जानना बहुत जरूरी है साहित्य के क्षेत्र में। तो हम नृत्य को जब जानना है तो हम साहित्य को जरूर पढ़ेंगे। साहित्य का क्या महत्व है हम उसे देखेंगे। साहित्य का जब महत्व हमें पता चल जाएगा तो हमें नृत्य का महत्व भी अपने आप दिखते चलेगा। हम इसी में नाट्य पढ़ेंगे, नाट्य कितने प्रकार के होते हैं, ये नाट्य पता चल जाएंगे, नाट्य कितने प्रकार के होते हैं, तो लगभग हमारा कहीं ना कहीं कला एवं संस्कृति का टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो हमें हर टॉपिकों को पढ़ना है और जितने ये टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आगे और बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि प्रमुख शहर, दूसरी बात कला एवं
संस्कृति को संरक्षित करने वाले प्रमुख आयोग, प्रमुख संस्थाएं, उनके बारे में पूछता है। जैसे यूनेस्को के बारे में पूछ चुका, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद ASI, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। और हमें पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ेंगे तभी हम इसके महत्व को भी जान पाएंगे। हम ये देखते हैं कि अमूर्त सूची, मूर्त सूची क्या होती है, यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, तो हम उन सब घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो जो आयोग है उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब इन सब चीज के बारे में पढ़ लेंगे तो अब आता है कि सर इसको पढ़े तो पढ़े कैसे। पहली बात आपको ये बता दें कि ये पूर्व की प्रैक्टिस है प्राचीन काल और मध्यकाल को पढ़ने की। आपको प्राचीन काल मध्यकाल पढ़ना है और समझना है और उस समय के समाज को बहुत अच्छे से जानना है, तो इस टॉपिक को बहुत अधिक मजबूत करना जरूरी है। जब आपके ये टॉपिक मजबूत हो जाएंगे तो आपको अपने आप अशोक के बारे में समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप गुप्त काल के समय के स्थापत्य को देखकर आपको उस समय का धर्म पता चल जाएगा। जब आपको धर्म पता चल जाएगा तो आपको उसके आगे में किस प्रकार से परिवर्तन होते चलेगा, उन सब बातों को समझ में आते चलेगा, उन सब बातों के प्रति आपका जो ज्ञान रहेगा वो बढ़ते चले जाएगा। जब ये ज्ञान बढ़ते चला जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल जैसे ही शुरू होगा इस टॉपिक के बाद में, उसके बाद मध्यकाल, तो आपका स्तर अलग दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर टॉपिक में, चाहे स्थापत्य लो, चाहे मूर्तिकला रहो, चाहे चित्रकला रहो, चाहे नृत्य लो, खासकर ये तीन टॉपिक में आपका प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के हमेशा रिवीजन। स्थापत्य कला में आपको शिल्प कला भी देखने को मिलेगी। स्थापत्य कला जब आप पढ़ोगे तो आपको प्राचीन काल से आना पड़ेगा, प्रागैतिहासिक काल से आना पड़ेगा, और उन प्रागैतिहासिक काल में आपको स्तूप कैसे बने आपको देखना पड़ेगा, आपको चैत्य और विहार क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा, मंदिर कैसे बने आपको वो देखना पड़ेगा, मस्जिद कैसे बने आपको वो देखना पड़ेगा, दोहरे गुम्बद वाली मस्जिद कैसे बनी वो आपको देखना पड़ेगा, बागान कैसे बने आपको वो देखना पड़ेगा, बाग कैसे बने आपको वो देखना पड़ेगा, फिर बाद में टेरेसदार छतों वाला घर कैसा बना आपको वो देखना पड़ेगा। तो मतलब ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का हमेशा हर टॉपिक में रिवीजन। चित्रकला जब देखोगे तो चित्रकला का हमेशा विकास हर समय में अलग अलग होते चला गया। तो हम प्रागैतिहासिक काल से चित्रकला को शुरू करेंगे और वर्तमान समय तक की चित्रकला को लाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या सोच थी तो अब वो भी ध्यान में रखना है। तो भैया बसावन के और दसवंत के क्या सोच थी वो भी हमें देखना है। इस्लाम में चित्र वर्जित है, परंतु मुगल बादशाह अकबर के चित्र के संबंध में क्या सोच थी हमें वो भी देखना है। तो हमें फिर अपने प्राचीन काल के समय के चित्रों को ये भी देखना है कि भैया इस समय में चित्र का उद्देश्य क्या था। भीम बेटिका जाएंगे हम, भीम बेटिका जाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जाकर हमें क्या चीज मिला। केवल ये नहीं देखना है कि हाँ पत्थर थे, नहीं, उस समय चित्र बने, चित्र की गहराई को समझना है, समझने के बाद में इतिहास को उसमें लाना है, इतिहास में उन चित्रों का अर्क लेकर आना है। तो ये हमें समझाती है इतिहास क्या था, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप लोग सिलेबस हमेशा अपने पास में रखिए, सिलेबस अपने पास में रखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक के हमेशा जितने मैं सिनॉप्सिस में हमेशा पढ़ाता हूँ, सिनॉप्सिस के फुटनोट्स जो रहते हैं वो बनाने की कोशिश करिए। हर लेक्चर के बाद में आपके पास में लेक्चर को पढ़ने से पहले, देखने से पहले, अपलोड हुआ उसके बाद में तुरंत मत देखिए, सबसे पहले अपने पुराने लेक्चर जो आपने कॉपी में नोट डाउन करके रखे उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। और जब आप उसका रिवीजन कर लोगे और नया लेक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुरानी बातें हमेशा याद आएंगी। क्योंकि मैं लेक्चर के रूप में पढ़ाता हूँ, वीडियोस बनाने के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, और इसलिए मेरे लेक्चर हमेशा एक लेक्चर हमेशा दूसरे लेक्चर जो वीडियो रहता है उससे हमेशा इंटरलिंक रहता है, और इंटरलिंक रहता है तो कहीं ना कहीं आपको उस इंटरलिंक को समझने के लिए पुराना रिवीजन करते रहना पड़ेगा। साथ में आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि इसके ऊपर के जितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं उन ऑब्जेक्टिव को लगाने की कोशिश करिए। मूलभूत आधारभूत ऑब्जेक्टिव को मैं हमेशा आपके सामने लेक्चर के अंत में आपके सामने रखने की कोशिश करूं, और इसके माध्यम से आपका शायद रिवीजन बहुत अच्छा हो सके।
जब रिवीजन बहुत अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान इतिहास के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी, एग्ज़ाम निकालने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब मुझे आपसे एक और सजेशन लेना है कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा है कि सर तत्कालिक घटनाओं का भी आप अपने लेक्चरों में वर्णन किया करिए, उनके लिए अलग से लेक्चर बनाने की कोशिश करिए। तो जैसे वर्तमान में चाइना इंडिया डिस्प्यूट, तो सर आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और पुराने परिप्रेक्ष्य में भी। तो क्या हमें उस प्रकार के वीडियो को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए, सजेशन दीजिए। थैंक यू।